Hello students, our next topic is EMF of a cell. EMF of a cell. ये EMF क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम कर चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और उसके हमने 2 या 3 इलस्ट्रेशंस भी करे थे हम। और उसमें हमने देखा था कि रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को किस तरह से हमें सॉल्व करना है, किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और सर्किट को कैसे सिंप्लीफाई करके हमें रिजल्ट तक पहुंचना है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले ईएमएफ ऑफ सेल। अभी सेल का ईएमएफ क्या होता है? सेल का ईएमएफ जानने से पहले आपको थोड़ा सा सेल के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो सबसे बेसिक सेल जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब ये हमें पता है कि सेल का काम क्या है। सेल का बेसिक काम ये है कि सेल क्या करता है, सेल करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। सेल का बेसिक वर्क क्या है? सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब सेल केमिकल एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो उसके पास कहीं ना कहीं से वो केमिकल एनर्जी आई होगी, क्योंकि एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अगर केमिकल एनर्जी भी सेल के पास है तो वो केमिकल एनर्जी भी सेल के पास कहीं ना कहीं से आई होगी। तो केमिकल एनर्जी जो एनर्जी सेल के पास स्टोर है उसके बारे में हम बात करेंगे और वो किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सेल का बेसिक वर्क क्या है? सेल का बेसिक वर्क ये है कि अगर आपने किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स पर, सपोज ये एक कंडक्टर है, इसके एंड्स हैं ए एंड बी। सेल का बेसिक वर्क मैं आपको बता रहा हूँ। ये कंडक्टर है ए बी और ए और बी के टर्मिनल्स को अगर आपने एक सेल से कनेक्ट कर दिया है तो क्या होता है? वैसे हम ये चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ए और बी एक कंडक्टर है, जैसे हमने इसके एंड्स को, ये सेल का सिंबल होता है, जैसे हमने इसके एंड को एक सेल से कनेक्ट कर दिया है तो सेल का काम क्या है? सेल का काम है पोटेंशियल डिफरेंस देना। पोटेंशियल डिफरेंस देना मतलब एनर्जी देना। तो जैसे ही कनेक्शन हमने किया तो यहाँ पर कंडक्टर के इस एंड पर रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको क्या मिलती है? इनको एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी लेकर, या फिर ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस कह लीजिए, ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस है। कंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हम इस एंड पर देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये सेल से, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल हमने इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये सेल का काम क्या है? सेल का काम होता है एनर्जी देना। अब ये सेल क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है। जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी ली, इन इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया कंडक्टर के अक्रॉस, और फ्लो करके बी से ए तक गए और वापस यहाँ पर आ गए। इस तरह से अपना जो सर्किट है ये पूरा किया। तो सेल का बेसिकली काम क्या है? सेल का काम है एनर्जी देना या पोटेंशियल देना। ठीक है, तो अब हम सेल की थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं। अब सबसे बेसिक सेल कंसिडर करते हैं। एक सेल हमने कंसिडर करा, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए और इस सेल के अंदर हमने सोल्यूशन लगा दिया है H2SO4 का, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ये सेल में किसका सोल्यूशन है? H2SO4 का सोल्यूशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। H2SO4, H2SO4 कैसे बनता है? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि H2SO4 जब बनता है तो उसमें कुछ ये रिएक्शन होती है इस तरह की, मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। H प्लस आयंस, 2 H प्लस आयंस कंबाइन करते हैं SO4 2 नेगेटिव के साथ। ठीक है, और ये रिजल्ट करते हैं H2SO4 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो गौर करने वाली चीज़ है वो ये है कि देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं रिएक्ट कर रहा है SO4 के साथ, यहाँ पर कौन रिएक्ट कर रहा है? H प्लस आयन। अभी H प्लस आयन आएगा कहाँ से? H प्लस आयन कैसे बनेगा? H प्लस आयन तब बनेगा जब आप हाइड्रोजन में से उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। ये इलेक्ट्रॉन, जब अभी हाइड्रोजन का एटम कैसा था? न्यूट्रल था। जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया H प्लस आयन।
H प्लस आयन कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने से। ये इलेक्ट्रॉन अगर हमने हाइड्रोजन के एटम से इस तरह से निकाल दिया तो जो रिजल्टेंट बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकालने से ये क्या बन गया, ये H प्लस का आयन बन गया, H प्लस का आयन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन निकालने में जो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कह लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, प्रोटॉन के चारों तरफ या न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब यहाँ पर सारी केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स की टर्म्स में समझा दूंगा। ठीक है, आप देखिए, ध्यान से देखते जाइए। प्रोटॉन, ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहा है। हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इनके बीच में ये प्लस और ये नेगेटिव, इनके बीच में कौन सा फोर्स है, कूलम फोर्स है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स की चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है 13.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है 13.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो हम इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, एनर्जी कितनी चाहिए हमें, 13.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हमने जब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में से निकाल दिया तो हमें इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी। ठीक है, ये एनर्जी हमने खर्च करी। अब जब हम एनर्जी खर्च करते हैं तो ये एनर्जी हमने खर्च करके इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दी, तो हमारा जो वर्क डन था, हमने जिस भी फॉर्म में ये वर्क डन करा, ये जाके H2SO4 के पास स्टोर हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने जो मैकेनिकल वर्क किया या जैसे भी हमने वर्क किया, वो वर्क इलेक्ट्रॉन को निकालने में स्पेंड हो गया। अब ये वाला जो वर्क है, मतलब ये वाली जो एनर्जी है, ये इसके पास H2SO4 के पास क्या है, ये H2SO4 के पास स्टोर है। ठीक है, ये H2SO4 के पास स्टोर है ये वाली एनर्जी। ठीक है, अब H2SO4 के पास है एनर्जी, कुछ एनर्जी जो हमने इसमें खर्च करी थी H प्लस आयन बनाने में, वो H2SO4 के पास इकट्ठी या जमी हुई रह गई। तो अब ये जो सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है H2SO4 का, इसमें H प्लस और SO4 नेगेटिव आयंस फ्लो करते रहते हैं। इसमें जो आयंस होते हैं H प्लस और SO4 नेगेटिव की टर्म्स में, SO4 H प्लस और SO4 नेगेटिव जो आयंस होते हैं वो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर जिंक रॉड को डिप करी, ये जो रॉड है ये जिंक की है, एक इलेक्ट्रोड हम जिंक का ज्यूम कर लेते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोड हमने कॉपर का मान लिया। ठीक है, ये जिंक जैसे यहाँ पर आया, जिंक अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज जानते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे जिंक हमेशा हाइड्रोजन से ऊपर आता है। जिंक पहले जिंक आता है और फिर हाइड्रोजन आता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, ये H2SO4 में से सल्फेट आयंस को चुरा लेगा और H प्लस आयंस जो हैं ये खाली रह जाएंगे। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, Zn प्लस H2SO4। जैसे ही जिंक को हमने H2SO4 सोल्यूशन में डिप किया तो क्या होगा, तो ये जिंक जो है SO4 के साथ ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इसने क्या किया, H2SO4 के सोल्यूशंस में से SO4 नेगेटिव आयंस को चुरा लिया और बन गया ये ZnSO4। ठीक है, अब ये Zn जो है, Zn रिएक्ट नहीं करता है H2SO4 के साथ। H2SO4 इसके पास क्या है, H2SO4 का मतलब है H2SO4 जो बना है वो बना है H प्लस आयन से और SO4 2 नेगेटिव के आयन से। जिंक इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसके साथ रिएक्ट करने के लिए हमें चाहिए Zn प्लस 2। तो जिंक से Zn प्लस 2 बनाने के लिए हमें वापस से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अब जैसे ही हमने इसको इसके अंदर डिप किया तो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो गई। हमने देखा कि जिंक की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, जिंक की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक, ये है 9.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
9.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये सोल्यूशन में हमने कितनी एनर्जी स्टोर करके रखी थी, हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक हाइड्रोजन और एक जिंक पे बात करते हैं हम, ठीक है। एक हाइड्रोजन में हमने स्टोर करके रखी थी 13.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब पर हमने दो हाइड्रोजन को आयोनाइज किया था, एक H2SO4 के मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, मतलब दो तो H प्लस आयन हो गए और एक SO4 नेगेटिव आयन हो गया। तो दो H प्लस बनाने के लिए हमने जो एनर्जी खर्च करी थी वो कितनी थी, 13.59 मल्टीप्लाइड बाय 2, जो कि कितना हो जाता है, ये अराउंड हो जाता है 27.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। 13.59 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि हमने दो H प्लस आयन्स में से इलेक्ट्रॉन निकाले थे, तो इतनी एनर्जी हमने खर्च करी थी। ये एनर्जी इस सोल्यूशन के पास स्टोर है। अब हमने क्या करना है, जिंक से दो इलेक्ट्रॉन निकालने। तो जिंक का आयोनाइजेशन एनर्जी है 9.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इसमें से आप दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हमें ये एनर्जी दो बार खर्च करनी पड़ेगी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 18.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोल्यूशन के पास एनर्जी कितनी है, सोल्यूशन के पास एनर्जी है 27.18। इसके पास एनर्जी है 27.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। खर्च इसने कितनी कर दी, इसने जिंक को तोड़ने में 18.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी खर्च कर दी। तोड़ने में मतलब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स निकालने में इसने इतनी एनर्जी खराब जो है स्पेंड कर दी। अब ये एनर्जी स्पेंड कर दी तो बची हुई एनर्जी कितनी है, दिस इज 0। तो जब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 8.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 8.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी भी इस सिस्टम के पास बची हुई है। कब बची हुई है, जब उसने जिंक को तोड़ के Zn+2 बना दिया और उसको SO4 के साथ कंबाइन होने लायक बना दिया, उसके बाद भी इस सोल्यूशन के पास या इस सिस्टम के पास 8.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बची हुई है, ठीक है। ये सिर्फ हम अभी एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से बना होगा ये इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे H प्लस और SO4 नेगेटिव आयन से, ऐसे बहुत सारे H2SO4 के मॉलिक्यूल से ये बना हुआ होगा इलेक्ट्रोलाइट। हमने सिर्फ अभी एक की बात करी है, एक मॉलिक्यूल के पास अभी इतनी एनर्जी बाकी है। तो ऐसे बहुत सारे होंगे तो उनके पास काफ़ी सारी एनर्जी होगी। ये एनर्जी का देखिए क्या होता है, ये एनर्जी अभी भी सोल्यूशन के पास बची हुई है, ठीक है। तो जो आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी कि जब Zn+H2SO4 जो होता है ये क्या बना के देता है, ये ZnSO4 बना के देता है और इसके साथ बनता है हाइड्रोजन गैस जो कि इवॉल्व हो जाती है और साथ में बनती है हीट, ठीक है। तो कुछ हीट भी आती है। तो अब ये देखते हैं कि इस सोल्यूशन में क्या होता है, मतलब इतना प्रोसेस होने के बाद सेल के अंदर क्या होता है, सेल अब किस स्टेज पर आ गया। यहां पर जिंक बन गया Zn+2। जब ये Zn+2 नहीं, ऐसे नहीं बनता, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं तब ये Zn+2 बनेगा। हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास Zn अवेलेबल है। तो Zn में से दो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, इसके लिए कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी जो कि सोल्यूशन ने कर दी। इसके पास एनर्जी, हमने इस पर पहले से काम कर रखा था और इसके पास कुछ एनर्जी थी, उसमें से कुछ एनर्जी को यूज़ करके उसने इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दी। अब ऐसे करते करते जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकालता गया तो इस रॉड के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते चले गए, इकट्ठे होते चले गए। अब इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगा रिपल्शन। जब इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं, ये बाहर आना चाहते हैं, पर बाहर नहीं आ सकते क्योंकि बाहर क्या है, बाहर इसके चारों तरफ एयर है। एयर क्या होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर में इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते। तो अभी ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इस जिंक रॉड के ऊपर इकट्ठे हो रखे हैं और जैसे ही हम इसे रास्ता दे देंगे, रास्ता देने से क्या होगा, रास्ता देने से ये अपनी एनर्जी के साथ फ्लो कर जाएंगे। अब हमने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए इसको कनेक्ट कर दिया। अभी तक ये सेल में, सेल की सिचुएशन इस तरह से थी, Zn इसके साथ कन्वर्ट हो चुका, बट Zn जो है Zn+2 बन चुका है और ZnSO4 भी बन गया है और हीट भी डेवलप हो चुकी है, बट अभी करंट का फ्लो नहीं हुआ है। करंट का फ्लो कब होगा, जब चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज, अब ये इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर इकट्ठे हो रखे हैं, इनको हमें फ्लो कराने के लिए एक कंडक्टिंग वायर लगाना पड़ा। ये कंडक्टिंग वायर लगाया हमने और जो हमें इसका यूज करना है, फॉर सपोज हमें यहाँ पर एक बल्ब जलाना है,
तो हमने क्या करा, कंडक्टिंग वायर के साथ इस बल्ब को कनेक्ट किया और कनेक्ट करके इसको कॉपर तक भेज दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको मिल गया रास्ता। पहले क्या थी, यहाँ पे चारों तरफ एयर थी। पहले जब यहाँ पे चारों तरफ एयर थी तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स इस जिंक रॉड पर इकट्ठे हो रखे थे। जैसे इनको रास्ता मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर दिए। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करे, यहाँ पर मिला इसको, इन इलेक्ट्रॉन्स को मिला बल्ब, बल्ब के फिलामेंट से ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे। जब ये इलेक्ट्रॉन बल्ब के फिलामेंट से फ्लो करते हैं तो क्या होता है, बल्ब का फिलामेंट गर्म होता है। आपने देखा होगा कि करंट जहाँ से भी फ्लो होता है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, अभी भी हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट जहाँ से भी फ्लो होता है उसको गर्म करता है। तो बल्ब का फिलामेंट हम कुछ ऐसे मटेरियल का बनाते हैं कि जैसे उसमें से करंट फ्लो होती है वो चमकने लगता है, मतलब वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो गर्म होके चमकने लगता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया, बल्ब के फिलामेंट के अंदर गया, तो बल्ब के फिलामेंट में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो वो बल्ब का फिलामेंट हीट होकर, मतलब गर्म होके चमकने लग जाता है और हमें लाइट देता है। वो गर्म, इतना गर्म हो जाता है कि इतना गर्म होने के बाद वो लाइट, मतलब गर्म होने के बाद वो चमकने लगता है। इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा हीट अप कर दोगे तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करने लगेगा। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो करंट के फ्लो होने से इतना गर्म हो जाता है कि वो मतलब एनर्जी रेडिएट करने लगता है, वो गर्म हो जाता है। तो ये बल्ब का फिलामेंट गर्म हो गया और ये एनर्जी रेडिएट करने लगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट से होते हुए इस तरफ आ गए। अब इस तरफ क्या है, अब H+ आयंस जो हैं, H+ आयंस यहां पर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं, H+ आयंस यहां पर बनना चाहते हैं H2। H2 कैसे बनेंगे, वो तो H+ आयंस है। H+ आयंस को अगर H2 बनना है तो उन्हें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो कर आ रहे हैं, तो H+ आयंस भी क्या करेंगे, H+ आयंस भी इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे H+ आयंस भी। ये H+ आयंस भी कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ से आने वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन को खींच भी रहे हैं, ठीक है। अब ये इनको जैसे इलेक्ट्रॉन मिलता है, दो H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और बना ली H2 गैस, और H2 गैस बनाकर ये यहाँ से इवॉल्व हो गए। तो धीरे धीरे सोल्यूशन में से जैसे जैसे H2 निकलता जाएगा, सल्फेट आयंस खत्म होते जाएंगे, धीरे धीरे सल्फेट आयंस खत्म होते जाएंगे और ZnSO4 बनता जाएगा। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब सारे H+ आयंस जो है वो H2 मॉलिक्यूल बनकर गैसियस फॉर्म में इवॉल्व हो जाएंगे और जो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उस प्रोसेस के बाद हम इसके अंदर और सोल्यूशन डाल देते हैं और फिर सेल वापस से वर्क करने लगता है। कुछ टाइम ऐसा भी आएगा कि जिंक, जो सारी की सारी जो जिंक रॉड हमने डाली थी वो सारी Zn+2 बन जाएगी और जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर हमें जिंक रॉड को भी रिप्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। पर पहले ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन खत्म होगा, फिर जिंक रॉड जो है धीरे धीरे इसमें से धीरे धीरे जिंक खत्म हो जाएगी और हमें इस रॉड को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, बट पहले से ये सोल्यूशन ही खत्म होता है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इसमें से ये H2 गैस यहाँ से इवॉल्व हो गई और H2 गैस इवॉल्व हो गई और इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इस तरह से बना रहा। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने वाला कौन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने वाला ये है बल्ब, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कैपिटल R। ये कैपिटल R है, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को यहाँ पर रोक रहा है। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर भी कोई H+ आयंस को फ्लो होने से रोक रहा है, वो है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की विस्कोसिटी। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की जो विस्कोसिटी है, ये क्या चाहती है, ये चाहती है कि H+ आयंस यहाँ तक नहीं पहुंचे, H+ आयंस को वर्क करना पड़े। तो H+ आयन क्या करते हैं, वो मतलब H+ आयंस क्या करते हैं, इस विस्कोसिटी को ओवरकम करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर सेल के अंदर भी है और रेजिस्टेंस जो है ये सेल के बाहर भी है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट इस रेजिस्टेंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो रेजिस्टेंस सेल के अंदर है, सेल के अंदर वाले रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। तो अब हमारे पास दो तरह के रेजिस्टेंस हो गए, एक तो रेजिस्टेंस बाहर जो हम सेल में लगाते हैं और एक रेजिस्टेंस होता है सेल के अंदर।
सेल के अंदर वाला रेजिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस का काम कर रही है ये विस्कोसिटी, जो कि H प्लस आयंस को कॉपर इलेक्ट्रोड तक पहुंचने में अपोज कर रही है। ठीक है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है। ये सेल की इंटरनल प्रॉपर्टी है, सेल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, हम कंट्रोल कर सकते हैं ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो इस तरह से जो सेल की वर्किंग होती है, जो सेल होता है वो इस तरह से वर्क करता है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका? बेसिक प्रिंसिपल ये है कि H प्लस आयंस को बनाने में जो एनर्जी लगी थी, H प्लस आयंस को बनाने में जो एनर्जी लगी थी, कितनी लगी थी? एक H प्लस आयन बनाने के लिए 13.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगी थी। दो H प्लस आयन बनाने के लिए हमें कितनी एनर्जी लगी थी? 13.59 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये एनर्जी लगी थी। ये एनर्जी H2SO4 के पास स्टोर है। ठीक है, फिर इस एनर्जी के साथ H2SO4 ने क्या किया? Zn को कन्वर्ट कर दिया किसमें? Zn प्लस 2 में, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ये करने में कुछ एनर्जी खर्च हुई। कितनी हमने यहां पर देखी थी? 18.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खर्च हो गई। और यहां पर इसके पास ये जब H2SO4 बना, H2SO4 बनने पर इसके पास कितनी एनर्जी थी? H2SO4 बनने पर इसके पास एनर्जी जो हमने इस पर खर्च करी थी वो इसके अंदर स्टोर हो चुकी थी। 13.59 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना देखा था हमने? ये देखा था हमने 27.18। तो 27.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसके पास थी। एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, पूरे सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये H2SO4 के सोल्यूशन में जैसे ही जिंक रॉड को हमने डिप किया तो इसने कुछ एनर्जी को खर्च करके, इतनी एनर्जी खर्च करके क्या बना दिया? Zn+2 बना दिया। और ये Zn+2 क्या बनाता है? ये Zn+2 बनाता है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देता है और कुछ हीट भी जनरेट करता है। हालांकि इसके पास जो एनर्जी का डिफरेंस बचा हुआ है, ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी, तो डिफरेंस कितना बचा इसके पास? इसके पास जो डिफरेंस बचा है, इसके पास जो डिफरेंस बचा है, ये डिफरेंस बचा है 8.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये इसमें से कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में भी वेस्ट हो जाती है, हीट की फॉर्म में अपीयर हो जाती है सेल की वॉल्स पर, और कुछ एनर्जी हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाकर देती है। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी ही पोटेंशियल का काम करती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें सेल ने दी, इसी ने क्या करा? इसने पोटेंशियल का काम किया। कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगी और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, तो हमने क्या किया? वापस से एक बार देख लेते हैं। H आयंस को हमने H+ आयंस बनाया और उसमें अंदर कुछ एनर्जी हमने खर्च करी। वो एनर्जी H2SO4 सॉल्यूशन के पास स्टोर है। जो मैकेनिकल वर्क हमने किया या जो भी हमने जिस भी तरह का काम किया, वो एनर्जी H2SO4 के पास स्टोर है। तो H2SO4 सॉल्यूशन में जैसे ही जिंक आया तो हमने उस एनर्जी में से कुछ हिस्सा Zn+2 बनाने में खर्च कर दिया। बचा हुआ हिस्सा 8.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कुछ तो हीट की फॉर्म में इवॉल्व हो गई और कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब इस सेल से जैसे ही हमने कोई भी कंडक्टर कनेक्ट किया तो क्या हुआ? उस कंडक्टर के टर्मिनल्स पे रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स को ये वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है और इस एनर्जी के साथ क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। जैसे ही देखिए, ये जैसे हमने इसको कनेक्ट किया इन कंडक्टर्स के इन एंड्स पे, इस कंडक्टर के इन एंड्स पर इलेक्ट्रॉन्स जो थे इनको एनर्जी मिल गई। कौन सी एनर्जी? जो बची हुई रिमेनिंग एनर्जी थी, हीट बनने के बाद भी जो एनर्जी बची थी, वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिल गई और वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने लगे। ठीक है, इस तरह से हमारा जो सेल है वो वर्क करता है। केमिकल एनर्जी इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम में बेसिकली पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होती है और इसका जो प्रोसीजर है बेसिकली क्या प्रोसीजर है, किस तरह से ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये वाले जो
टर्मिनल्स हैं इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये कितना होता है और इसको कैसे कहते हैं, मतलब ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना होगा और इसको हम कैसे मेजर करते हैं, और कुछ और भी नई टर्म्स इससे एसोसिएटेड हम पढ़ते हैं। बेसिकली अभी हमने ये देख लिया कि ये जो सेल है अगर हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितनी एनर्जी है इसके पास 8.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इस टर्मिनल पर है। मतलब जैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखेंगे ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लेकर यहाँ से भागेगा, भाग के कहाँ जाएगा, कॉपर के पास जाएगा, कॉपर के पास जाएगा और यहाँ पर नीचे क्या हो रहा है, नीचे यहाँ पर H प्लस आयन जो है कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हुए आ रहे हैं, तो ये भी अपनी कुछ एनर्जी खर्च कर रहे हैं। तो पूरा 8.40 नहीं आएगा, कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में भी इवॉल्व हो जाएगी। हीट की फॉर्म में कैसे इवॉल्व होगी, क्योंकि कुछ एनर्जी H प्लस भी तो यूज कर रहा है, ये H प्लस आयन्स भी जो है ये कुछ एनर्जी को यूज करके विस्कोसिटी की लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। विस्कोसिटी क्या कर रहे हैं, इस H प्लस आयन्स को फ्लो होने से रोक रहे हैं, तो H प्लस आयन्स भी इस विस्कोसिटी को ओवरकम करके यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में इवॉल्व हो गई और कुछ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिल गई यहाँ से फ्लो होने के लिए। ठीक है, तो एनर्जी का खर्चा कहाँ कहाँ हुआ, एनर्जी का खर्चा एक तो यहाँ पर हुआ कि इसने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, और एक एनर्जी का खर्चा जो हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब एक तो एनर्जी का यहाँ पर खर्चा हो गया और दूसरा जो एनर्जी थी वो H प्लस आयंस को खर्च करनी पड़ी कॉपर इलेक्ट्रोड तक जाने के लिए। तो दो जगह वर्क डन हुआ अलग अलग, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये देखिए मैंने सेल वापस से बनाया आप लोगों के लिए। यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड जिंक का है और एक इलेक्ट्रोड जो है वो कॉपर का है। एक इलेक्ट्रोड जिंक का है, दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर का है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमने कुछ एनर्जी खर्च करके हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डेवलप करे, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से फ्लो करते हैं। जैसे हमने इस इलेक्ट्रॉन को मतलब यहाँ पर इकट्ठे हुए कुछ इलेक्ट्रॉन्स कैसे इकट्ठे हुए, जब Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे हमने इस इलेक्ट्रॉन को ये रास्ता दे दिया फ्लो होने का, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर जाने लगे, बीच में इनको मिला रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कुछ एनर्जी को खर्च करके यहाँ से यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी खर्च करी वो है V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक यूनिट चार्ज को कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, जितना इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इतनी एनर्जी खर्च करी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ने, किस में, इन दोनों रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में। ठीक है, और एक एनर्जी यहाँ पर H प्लस आयंस ने खर्च करी। H प्लस आयंस ने यहाँ पर कुछ एनर्जी खर्च करी, किस लिए खर्च करी, इस फ्लूइड के पास, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है इसके पास इसकी कुछ विस्कोसिटी होगी जो कि H प्लस आयंस को फ्लो होने से रोकता है। तो H प्लस आयंस ने कुछ एनर्जी यहाँ पर खर्च करी, इसको हमने बोल दिया V डैश। सेल ने जो काम किया, ये दो काम सेल ने करे यूनिट चार्ज पर। सिर्फ हम किस पे बात कर रहे हैं, यूनिट चार्ज पर बात कर रहे हैं। तो सेल ने यहाँ पर दो काम करे, एक तो V, यूनिट चार्ज पर एक काम तो उसने करा V और एक काम उसने करा V डैश। ये दोनों काम किसने करे, सेल ने। तो सेल की टोटल एनर्जी जिसकी हम बात करेंगे E, ये सेल की टोटल एनर्जी है और ये किसके बराबर है, ये बराबर है V प्लस V डैश के। तो ये जो सेल की टोटल एनर्जी है, ये जो सेल की टोटल एनर्जी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, EMF ऑफ सेल। EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट बेसिकली ये फोर्स नहीं होता, ये होती है एक एनर्जी, इतनी एनर्जी कि ये एक पूरे साइकिल को कंप्लीट कर सके। मतलब एक चार्ज कैरियर का फ्लो यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट करवा सके। पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करते हैं, करंट का जो डायरेक्शन है, करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन से मानी जाती है। तो पॉजिटिव चार्ज को यहां से ले जाकर ये ऐसे घुमाने में इस सेल के पास, इस सेल ने जो एनर्जी खर्च करी, उस सेल को उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF ऑफ सेल। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन द, या फिर इस तरह से कर सकते हैं हम इसको, वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय सेल ऑन ए यूनिट चार्ज टू कंप्लीट इट्स सर्किट। ये यूनिट चार्ज ने अपना जैसे सर्किट कंप्लीट करा, सर्किट कंप्लीट कैसे, यहाँ से अगर स्टार्ट करता है पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे घूमकर ऐसे जाकर ऐसे और ये वापस आने में, ये जो कंप्लीट साइकिल बन रही है, इसमें जो एनर्जी खर्च हुई,
इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसमें दो तरह से एनर्जी खर्च हुई, एक तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी खर्च करनी पड़ी इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी खर्च करनी पड़ी इस विस्कोसिटी को ओवरकम करने में। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो हमने इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनाई, वर्क डन बाय अ सेल इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज बिटवीन टू टर्मिनल्स। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो भी वर्क डन हुआ वो टोटल वर्क डन किसके इक्वल है, वो टोटल वर्क डन है ईएमएफ के इक्वल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस से डेफिनेशन के साथ मैंने लिखा है। टोटल वर्क डन मतलब सेल के बाहर तो हमें वर्क डन करना पड़ा यहाँ से ए से बी तक जाने के लिए, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन देखिए, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कहाँ से जाएगा, ए से सी तक जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को वर्क कराने में हमें पॉजिटिव चार्ज को ए से सी तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, साथ में यहाँ सेल के अंदर इस H+ आयन को जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड तक जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, इन दोनों वर्क का सम क्या है, इन दोनों वर्क का सम ही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये एक साइकिल की तरह हो गई, पूरी साइकिल, कंप्लीट साइकिल। एक यूनिट चार्ज को इस कंप्लीट साइकिल में ट्रेवल कराने के लिए सेल को जो एनर्जी खर्च करनी पड़ी उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली फोर्स नहीं होता, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली फोर्स नहीं होता, ये होता है वर्क डन। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वर्क डन किस पर, यूनिट चार्ज पर। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये आपने पहले भी पढ़ा है, और ये क्या होता है, ये होता है इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। यूनिट चार्ज आपने पहले भी पढ़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते थे, वी पोटेंशियल। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती थी, इसकी ऐसा यूनिट होती थी वोल्ट। तो यहाँ पर ईएमएफ भी क्या कर रहा है, वर्क डन यूनिट चार्ज पर कर रहा है, और इसकी ईएमएफ की ऐसा यूनिट क्या हो गई, ईएमएफ की ऐसा यूनिट हो गई वोल्ट। ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से या मेरे अकॉर्डिंग आपका ये सेल की जो वर्किंग है ये आप लोगों को क्लियर होगी कि सेल किस तरह से वर्क करता है, कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई, और कैसे हमने स्टोर करी हुई एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। केमिकल एनर्जी जो इसमें स्टोर थी उस एनर्जी को यूज करके हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई, और कैसे सेल काम करने लगा। सेल ने दो जगह काम किया, एक तो सेल के बाहर ये सर्किट कंप्लीट करने में मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ये रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में काम करना पड़ा, और दूसरा यहाँ पॉजिटिव आयंस को विस्कोसिटी को ओवरकम करने में वर्क करना पड़ा। दोनों का जो सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ठीक है। तो अब हम ईएमएफ के कुछ एक्सप्रेशंस भी देख लेते हैं। एक चीज और कि जो करंट होती है, करंट हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब सेल का जो करंट बनेगा, वो सेल का जो करंट बनेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, वो सेल के अंदर की सेल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो सेल की करंट जो डिपेंड करेगी कम या ज़्यादा, वो डिपेंड करेगी एक्सटर्नल में आप कितना रेजिस्टेंस लगाते हो। ठीक है, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सेल का जो करंट है वो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर, कि एक्सटर्नल में आप सेल के साथ कितना रेजिस्टेंस लगाते हो। ज़्यादा लगाओगे तो करंट उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी, कम लगाओगे तो भी करंट उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी। हम कंट्रोल किसको कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरनल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वापस देखते हैं, E इज इक्वल्स टू वी। वी क्या, वी का फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। ये वी वर्क किस में हुआ है, ये वी वर्क हुआ है इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। फॉर सपोज इनका टोटल रेजिस्टेंस जो है, ये जो टोटल रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है ये कैपिटल R है, तो V जो वर्क हुआ है ये R हुआ है, मतलब V इज इक्वल्स टू क्या हुआ, आई आर हुआ है। और V डैश है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। H+ आयंस को जो एनर्जी खर्च करके ये कॉपर इलेक्ट्रोड तक पहुंचना पड़ा विस्कोसिटी को खर्च करके, ये सेल का क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, तो V डैश को हमने लिखा I इंटू R। तो यहां पर जो करंट बनी, करंट कितनी बनी, यहां पर करंट बनी I कॉमन ले लिया हमने, R प्लस R, और ये E बन गया। तो I की वैल्यू यहां पर आ गई E अपॉन R प्लस R। तो सेल की जो करंट है अगर वो वेरी करेगी तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ही वेरी करेगी हमेशा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। आप किसको वेरी कर सकते हो, सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे। जैसे जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, तो ई से एक ग्रेटर फ्रैक्शन, मतलब एक ई से एक बड़ा नंबर डिवाइड होगा, और करंट क्या होता जाएगा, करंट डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है,
ये करंट की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, एसोसिएटेड टर्म्स, जिसका आपको खास ध्यान रखना है। 4 टर्म्स मैं आपको बताऊंगा, उन चारों टर्म्स में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये चारों टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, कौन सी टर्म क्या कहती है। एक टर्म है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल किसी भी जगह की, किसी भी लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो जैसे यहाँ पर ए का पोटेंशियल सपोज वी ए है, तो ये लोकेशन ए की कैरेक्टरिस्टिक है। बी का पोटेंशियल अगर वी बी है तो ये लोकेशन बी की कैरेक्टरिस्टिक है। सी की लोकेशन मतलब सी का पोटेंशियल अगर वी सी है तो ये सी का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये हो गया पोटेंशियल। पोटेंशियल हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एक्चुअली हम चारों टर्म्स को साथ में पढ़ेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि चारों टर्म्स में आपका डिफरेंशिएट करना आ जाए कि कौन सी टर्म का मतलब क्या है। तो पोटेंशियल आपको समझ में आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस। मतलब अगर ए और बी के पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए तो हमने क्या करा, वी ए माइनस वी बी, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ए पॉइंट और बी पॉइंट, इनके बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर ए और सी के पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए सी। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल। एक हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल किसी भी जगह की लोकेशन, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं, कौन किसके टर्मिनल्स? बैटरी के टर्मिनल्स या सेल के टर्मिनल्स। सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि कितना होगा? अगर हमने ये सर्किट ऑन कर दिया, सर्किट ऑन करने के बाद आपने वोल्टमीटर की एक नीडल यहाँ पर लगाई और वोल्टमीटर की एक नीडल यहाँ पे लगाई, फिर वोल्टमीटर में जो रीडिंग दिखेगी तो वो बताएगा इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और एक होता है ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या ईएमएफ वो पोटेंशियल होता है जो कि बैटरी की टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, तो बैटरी की टोटल एनर्जी हमें कब देखने को मिलेगी? बैटरी की टोटल एनर्जी कैसे मेजर करेंगे वो भी हम देखते हैं। अभी फिलहाल 3 पॉइंट्स, 3 पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने आपको बताया, एक तो पोटेंशियल और एक पोटेंशियल डिफरेंस और एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि जब बैटरी को आपने सर्किट में कनेक्ट कर दिया, ये सब कुछ लगा दिया। सपोज बैटरी हम खरीद के लाए दुकान से, जो आप घड़ियों में बैटरी लगाते हैं, जो रिमोट में बैटरी लगती है वो 1.5 वोल्ट की लगती है। जब आपने इसको पहले नापा, पहले जब आपने इसको मेजर करा, रिमोट में लगाने से पहले आपने इसकी दोनों टर्मिनल्स को वोल्टमीटर से कनेक्ट किया, आपने एक रीडिंग देखी सपोज 1.48 वोल्ट्स। ठीक है, ये रीडिंग आपने देखी, इस पे बैटरी के ऊपर कितना लिखा हुआ आता है? 1.5 वोल्ट लिखा हुआ आता है। आपने रीडिंग देखी 1.48 वोल्ट। ठीक है, फिर जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया रिमोट के अंदर लगा दिया, फिर जब बैटरी जब रिमोट के अंदर लगी हुई है और फिर आपने बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पे वापस से वोल्टमीटर लगाया, तो आपको रीडिंग देखने को मिली 1.1 वोल्ट। तो ये जो 1.1 वोल्ट आया है, ये क्या है? ये बैटरी का है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब बैटरी सर्किट में लगी हुई है, लगने के बाद जो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पे डिफरेंस आता है वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अभी इस कंडीशन में जब हमने इसको सर्किट में कनेक्ट कर दिया, चार्ज को रास्ता दे दिया है फ्लो करने का, अब इस दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो डिफरेंस आप मेजर करोगे उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने वोल्टमीटर से नाप लिया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम ईएमएफ को कैसे नापेंगे। तो आइए देखते हैं ईएमएफ को कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ को मेजर करने के लिए एक इक्वेशन हमें बनाते हैं, इक्वेशन पे काम करते हैं। ईएमएफ के लिए हमने पढ़ा था E इज इक्वल्स टू क्या होता है? E होता है V प्लस V डैश। ये V क्या है? ये V होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अलोंग, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में जो वर्क करना पड़ा, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो हम क्या करते हैं, ये E इज इक्वल्स टू, ये V हम ऐसे ही रहने देते हैं और ये V को हम रिप्लेस कर देते हैं I इंटू स्मॉल r से, जो कि सेल का क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये क्या है? सेल की करंट। V की वैल्यू क्या आ गई? V इज इक्वल्स टू हो गया E माइनस आई आर। ये जो V है ये क्या है? ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ये आप कैसे नाप सकते हो?
जैसे ही सेल को आपने सर्किट में कनेक्ट कर दिया, उसके बाद जब आप पोटेंशियल वोल्ट मीटर के दोनों एंड्स को सेल पर लगाते हो तो आपने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया। जैसे इस केस में अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर दोनों एंड्स पर जब आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो अभी आपको क्या मिल रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है ईएमएफ को कैसे नापना है। तो ईएमएफ को नापने के लिए हम क्या कर देंगे, हम इसमें करंट जीरो कर देंगे। करंट जीरो कैसे कर सकते हैं, करंट जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बैटरी है, बैटरी में करंट जीरो कब होगी, करंट जीरो होगी कब होगी, जब हमने यहाँ पर कोई कनेक्शंस ही नहीं करे। जब अगर हमने यहाँ पर कोई कनेक्शंस ही नहीं करे तो करंट फ्लो ही नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो इकट्ठे हो जाते हैं बट वो फ्लो नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिल पाता। तो अब हमने जब करंट को यहाँ पर जीरो बना दिया, करंट को जीरो बना दिया, व्हेन I इज इक्वल्स टू जीरो, आई जब जीरो हो गया तो V की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, V की वैल्यू E के इक्वल हो गई। तो V मतलब अगर यहाँ पर सर्किट को कनेक्ट करे बिना आप बैटरी के दोनों एंड्स पर जो पोटेंशियल मेजर कर रहे थे वो क्या था, वो ईएमएफ था, बैटरी का वो ईएमएफ था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 1.5 वोल्ट की बैटरी जब आप दुकान से खरीद कर लाते हो और वोल्ट मीटर से लगाकर देखते हो, ये 1.48 वोल्ट आया। ये 1.48 वोल्ट क्या है, ये सेल का है ईएमएफ। ठीक है, ये सेल का क्या है, ईएमएफ है। ये जो डिफरेंस आता है 1.48 और ये 1.5 का, जो सेल पे नाम लिखा हुआ होता है या सेल पर जो रीडिंग लिखी हुई होती है वो 1.5 वोल्ट लिखी हुई होती है, आपने वोल्ट मीटर से नापा 1.48। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाता है। कोई भी चीज़ आइडियली प्रैक्टिकली उतनी अच्छे से मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती, उसमें कहीं ना कोई डिफेक्ट रह ही जाता है। तो एग्जैक्टली वो रीडिंग नहीं आ पाती, उससे थोड़ी कमी आती है। तो वो जो रीडिंग थी 1.48 वोल्ट, जब आपने बैटरी को सर्किट में या रिमोट में नहीं लगाया था तो बैटरी के दोनों तरफ जो रीडिंग थी 1.48, वो क्या थी, बैटरी का ईएमएफ। जब आपने उसको रिमोट में लगा दिया और फिर नापा तो जो रीडिंग आई वो क्या थी, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस थी। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू क्या था, E माइनस आई आर। अब अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हालांकि इस चैप्टर में बाद में इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर था। V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या फिर ऐसा कर लेते हैं, हम आई आर को इस तरफ ले आते हैं, E माइनस वी। इस इक्वेशन को हमने यूज किया, E माइनस वी इज इक्वल्स टू क्या बन गया, E माइनस वी इज इक्वल्स टू आई आर बन गया। इस इक्वेशन को यूज करके हमने बना दिया E माइनस वी इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अब हमने क्या किया, E माइनस वी अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर। ये V को कहाँ लिया है हम, E माइनस वी के नीचे लिया है, और I मैंने क्या बताया था आपको, I मैंने बताया था सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो E माइनस वी अपॉन आई की जगह हम क्या लिख देते हैं, आई की जगह हम लिख देते हैं, आई क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू होता है वी अपॉन आर। तो आई को हम रिप्लेस कर देते हैं वी अपॉन आर से। तो ये जो आर है ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस की। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, तो वी को ई और वी दोनों के नीचे लिखते हैं, ई अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर इज इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आई होप मैंने अब आपको ये जो टर्म्स हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर कर दिया। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने ये निकाला कि ये जो ई की वैल्यू होगी, वी की जो वैल्यू होगी, ई मतलब हम अगर वी की टर्म्स में बात करें तो वी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ई से कम होगी, क्योंकि ई में से कुछ माइनस कर रहे हैं हम, तब जाके वी आ रहा है। तो वी इज ऑलवेज स्मॉलर देन ई। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है जहां पर v की वैल्यू e से बड़ी हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन पॉसिबल है जब v की वैल्यू e से बड़ी हो जाएगी। ऐसी कब होगी, या ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो, while charging the battery, only while charging the battery V is greater than E। जो बैटरी के ईएमएफ से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज्यादा रखनी पड़ेगी।
अगर बैटरी के ईएमएफ से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप ज़्यादा नहीं रखोगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि बैटरी उस एनर्जी को ले ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये दोनों तो बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं, सपोज ये दोनों जो टर्मिनल्स हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट्स। ये दोनों टर्मिनल्स हैं ए और बी के टर्मिनल्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 1.5 वोल्ट्स है। अब अगर बैटरी को आपको चार्ज करना है तो आपको ये बैटरी के पास एनर्जी ऑलरेडी है, इससे ज़्यादा एनर्जी खर्च करके आपको इसके अंदर एनर्जी डालनी पड़ेगी, अदरवाइज ये इस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो चार्जिंग के वक्त, सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग के वक्त जो बैटरी का पोटेंशियल होता है वो, मतलब बैटरी का जो ईएमएफ होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल से कम होता है, सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग के वक्त। अदरवाइज हर केस में वी की वैल्यू ई से छोटी होती है। वी कब बड़ा होगा, जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो। तो जो चार्जेबल बैटरीज होती है, जो हमारे फोन में लगती है बैटरीज, हमारे फोन में जो बैटरी लगती है वो 3.5 वोल्ट की लगती है, ठीक है। तो वो 3.5 वोल्ट क्या है बैटरी का ईएमएफ। तो बट जब आप उस फोन को चार्ज कर रहे होते हो, अब बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3.5 वोल्ट से ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने देखा होगा, आप जो ये एडेप्टर्स लगाते हो चार्जिंग के लिए, जो एडेप्टर्स लगाते हो इस पे जो रीडिंग लिखी होती है ये 5 वोल्ट। अब बैटरी को कितनी चाहिए, बैटरी को 3.5 चाहिए, तो 5 लगाने की क्या जरूरत है। अगर 3.5 से कम होगी रीडिंग एडेप्टर में, जो फोन का चार्जर होता है उस पर अगर 3.5 से कम होगी तो वो कभी उसको चार्ज ही नहीं कर पाएगा हमेशा। इसीलिए चार्जिंग के लिए हमें ज़्यादा पोटेंशियल की जरूरत होती है, तो उस केस में सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से ज़्यादा होता है, अदरवाइज हर केस में ये कम होता है, ठीक है। अब हम कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं। पहला ग्राफ हम देखते हैं, सबसे पहला ग्राफ हम देखते हैं ई और आर के बीच का ग्राफ बिटवीन ई एंड आर के बीच का ग्राफ हम देखते हैं। तो ईएमएफ ऑफ द सेल जो है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, ये बैटरी की इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है। जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करेगी तो रेजिस्टेंस को कितना ही बढ़ा लो या कम कर लो, जैसे मान लीजिए बैटरी का जो हमने बैटरी खरीद के लाया 1.5 वोल्ट की, वो 1.5 वोल्ट की ही रहेगी, है ना। उसके एक्सटर्नल में आप कितना ही रेजिस्टेंस लगा लो, उससे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, ईएमएफ कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब ईएमएफ क्या है, ईएमएफ जो है वो आर के इंडिपेंडेंट है। तो आर और ई के बीच का जो ग्राफ है वो कैसा है, वो स्ट्रेट लाइन। कितनी भी आर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ई की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर बैटरी 1.5 वोल्ट की आती है या हम 1.5 वोल्ट की बैटरी लाए तो उसका जो ईएमएफ है 1.5 वोल्ट ही रहेगा, चाहे आप रेजिस्टेंस को कितना ही बढ़ा लो। इसके बाद हम देखेंगे V और R के बीच का ग्राफ। V और R एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है ये देखिए। V क्या होता है, V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू आर, ठीक है। V इज इक्वल्स टू I इंटू आर होता है। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो है इस करंट को इफेक्ट कर रही है। करंट को इफेक्ट कर रही है बैटरी का ईएमएफ और उसमें लगे हुए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि करंट को, मतलब ये बेसिकली करंट को इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सेल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जिस सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ पर करंट कम बनेगी, पर करंट जो है उसकी फिक्स रहेगी, है ना, चेंज नहीं होगी। पर करंट को अगर आपको कम या ज़्यादा करना है तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस को तो आप नहीं बदल सकते, आप किसको बदलोगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बदलोगे। तो इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, करंट जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है, इंटरनल रेजिस्टेंस पर भी कर रही है, बट वो सेल टू सेल वेरी कर रहा है, ठीक है। फॉर सपोज किसी सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0.5 ओम है तो उसके लिए जो करंट रहेगी वो 0, मतलब 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये कितना आ गया, ये आ गया है 3 एम्पियर, ठीक है। तो उस सेल के लिए 3 एम्पियर जो करंट है वो कांस्टेंट रह जाएगी एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस हमने डिवाइड करने के बाद, ठीक है। अब ये 3 एम्पियर को अगर आपको वेरी करना है तो आपको एक्सटर्नल को ही वेरी करना पड़ेगा, इंटरनल को आप वेरी नहीं कर सकते। तो आई की जगह हमने क्या रख दिया, आई की जगह हमने रख दिया आर प्लस आर और ये कैपिटल आर। अब हमने क्या किया, हमने ये किया, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसको डिनोमिनेटर में ले गए, इसको डिनोमिनेटर में ले जाने के बाद ये आर से एक बार, ये आर प्लस आर से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया ई अपॉन आर के नीचे आर को लिखा तो ये हो गया, कैपिटल आर के नीचे कैपिटल आर को लिखा तो 1 प्लस आर। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है वी की वैल्यू, ई अपॉन आर प्लस आर।
अब हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है कैपिटल वी और पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में। अब अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, जीरो से हमने बढ़ानी स्टार्ट करी, जीरो से हमने बढ़ाते बढ़ाते आर की वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते किसके बराबर रख दी, हमने उसको स्मॉल आर के बराबर कर दी। ठीक है, तो इस केस में जो ईएमएफ थी वो कितनी हो गई, इस केस में जो ईएमएफ थी वो हो गई E/2। किस केस में, जब स्मॉल आर जो था कैपिटल आर के इक्वल हो गया, तो ईएमएफ कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया E/2। ये पोटेंशियल डिफरेंस और आर के बीच का हम ग्राफ बना रहे हैं। फिर इसके बाद आपने आर को और इंक्रीज करना स्टार्ट किया। जब आपने इस आर को और इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो ये जो फ्रैक्शन है ये धीरे 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 क्या होता जाएगा, ये डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे ये डिक्रीज होता जाएगा, मतलब आर को आप इंक्रीज कर रहे हो, आर को बढ़ाने से क्या हो रहा है, वन के अंदर एक छोटी क्वांटिटी ऐड हो रही है, कुछ तो ऐड हो रहा है बट वो छोटी क्वांटिटी है। तो ये v की जो वैल्यू है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती जा रही है तो v की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। इंक्रीज होते 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 अब हम r को इंक्रीज करते चले गए, एक लिमिट आई जिसमें हमने r को बना दिया इनफाइनाइट। r को हमने इतना बड़ा कर दिया कि ये बन गया इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट बन गया कैपिटल R, तो ये वाली जो टर्म है ये जीरो के बराबर हो जाएगी। अगर ये जीरो के बराबर हो जाती है, उस टाइम पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितना ही बढ़ा लो, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो E से ज्यादा नहीं जा पाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो गया, ये जीरो हो गया, तो E/1 किसके बराबर है, V के बराबर। तो ये जो आया, ये जो ग्राफ आया V और R के बीच का ग्राफ आया, और ये जो मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस हो सकती है वो किसके बराबर हो सकती है, E के बराबर हो सकती है। तो इनिशियली हमने R को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, जब स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस था E/2, और फिर हमने इसको और बढ़ाते चले गए तो पोटेंशियल डिफरेंस धीरे 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 इंक्रीज होता चला गया, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है ये R/R की वैल्यू, मतलब R/R की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो तो R/R क्या हो रहा है, R/R की वैल्यू क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। अगर R/R डिक्रीज हो रहा है तो R/R अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये जो पूरे का डिनोमिनेटर है, ये पूरे का डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, ये पूरे का डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज हो रहा है तो V की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये जो V है ये इंक्रीज होता जा रहा है, और मैक्सिमम कितनी वैल्यू अटेन कर सकता है, जब R इन्फिनिटी हो जाए तो R/R क्या हो जाएगा, जीरो। R/R जीरो होते ही E की वैल्यू क्या बन गई, E/1 इज इक्वल्स टू V। तो ये ग्राफ बन गया किस किस के बीच में, ये ग्राफ बन गया E और R के बीच में। अब एक ग्राफ और देख लेते हैं हम, ग्राफ बिटवीन V एंड I। V एंड I के बीच में कैसा ग्राफ बनता है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है V इज इक्वल्स टू क्या है, E-IR। ग्राफ के मतलब ये जो इक्वेशन है क्या है, V इज इक्वल्स टू E-IR। अगर हम इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करें, ठीक है, तो इंटरसेप्ट कैसा है हमारा, इंटरसेप्ट नेगेटिव है। नेगेटिव इंटरसेप्ट क्या डिनोट करता है कि हमारा जो ग्राफ है वो नीचे की डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, देखिए हम अगर i को 0 पुट करते हैं, i को 0 अगर आप इसमें पुट करते हैं तो v की वैल्यू किसके इक्वल रह जाएगी, v की वैल्यू e के इक्वल आ जाएगी। अगर कब, i जब 0 होगा, व्हेन i इज इक्वल्स टू 0 v इज इक्वल्स टू e। तो इस तरह से हम सेल का ईएमएफ मेजर करते हैं i को 0 करके। फिर इसके बाद क्या करते हैं, i जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, i की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, i की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, e की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, या सॉरी v की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, और ग्राफ इस तरह का बन गया। और इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए हमने क्या करा, v को 0 पुट कर दिया, v इज इक्वल्स टू 0। अगर v इज इक्वल्स टू 0 है तो e इज इक्वल्स टू IR, तो r की वैल्यू क्या हो गई, E/I। E/I क्या आ गया, E/I आ गया इस ग्राफ का स्लोप। ठीक है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो है R, और R इज इक्वल्स टू क्या है, E/I। ठीक है, ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव स्लोप बस ये इंडिकेट कर रहा है कि I को जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जा रहे हो V की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। एक बार आज हमने पढ़ा सेल कैसे वर्क करता है,
सेल ने अपनी एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा। उसके बाद हमने 3 चीज़ों में डिफरेंस पढ़ा, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के दोनों एंड्स पर वोल्टमीटर लगाने के बाद जो आपको रीडिंग मिलेगी वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। शर्त यह है कि बैटरी सर्किट में कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो रीडिंग आपको मिली बैटरी के दोनों एंड्स पर वो होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब आपने बैटरी को सर्किट में से निकाल लिया, अब आपने वोल्टमीटर लगाया, अब आपको जो रीडिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी? वो आपको ईएमएफ मिलेगी। तो और हमने ये कंक्लूड किया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होता है। एक ही केस में ज़्यादा हो सकता है जब बैटरी चार्ज हो रही हो। ठीक है, तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज।